अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सीरीज़ ऑफ लेक्चर में हमने लेक्चर 6 में डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था और लॉ ऑफ डिमांड में हमने 4 कोर पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उन 4 कोर पॉइंट्स में सबसे पहले डिमांड थी, जिसकी हमारे पास 3 कंडीशंस थी कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यानी उसकी वांट्स वेल डिफाइंड होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए, वेल बिहेव्ड होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए उसके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, जिसे हम मनी या फाइनेंस कहते हैं, और उस प्रोडक्ट की मार्केट में अप्रोप्रिएट या रीज़नेबल प्राइस होनी चाहिए। और अगर इसी लॉ की 3 कंडीशंस फुलफ़िल हों प्लस अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहें, तो लॉ ऑफ डिमांड ये सजेस्ट करता है कि जैसे ही उस प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज़ आता है तो इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाती है, एंड वाइस वर्सा वाज आल्सो ट्रू। इसी डिफरेंस की बुनियाद पे हमने इसको डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में सेग्रीगेट किया था। मैंने ये कहा था कि अगर मेजर फैक्टर यानी प्राइस फैक्टर से क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड करती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, और उसके बैक एंड पे स्टोरी वही इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट थी, तो इसको हम क्वांटिटी डिमांड कहेंगे। ऐसे चेंज को हम क्वांटिटी डिमांड कहेंगे। और अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है अदर प्राइस फैक्टर्स या माइनर फैक्टर्स या सेट्रस वेरिएबल्स की वजह से, तो तब जो क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है उसको हम सिंपल डिमांड कहते हैं। और इसी डेफिनेशन को अगर आप अप्लाई कर दें डायग्राम के ऊपर, तो अगर मेजर फैक्टर यानी प्राइस फैक्टर के चेंज के आने से कर्व में जो चेंज आएगा उसे हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग द कर्व और मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। और अगर यही कर्व अदर फैक्टर्स के, नॉन प्राइस फैक्टर्स के, माइनर फैक्टर्स के या सिट्रस वेरिएबल्स की वजह से जब डिमांड चेंज होगी, तो तब डिमांड इंक्रीज़ के लिए राइटवर्ड शिफ्ट करेगी और डिक्रीज़ के लिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। और एग्जाम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये कहा था कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कुछ ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी थी हेलमेट की, कि लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनने के लिए और चालान से बचने के लिए लोग जब हेलमेट ख़रीद रहे थे तो हेलमेट की प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद लोग उसे बाई कर रहे थे मार्केट से, मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, इसलिए क्योंकि वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, उन्होंने कानून को, लॉ को फॉलो करना है। या इसके साथ साथ कोरोना वायरस में कुछ स्टूडेंट्स ने जूम के ऊपर भी एग्जांपल दी थी कि सैनिटाइज़र है, मास्क हैं, या वो SOPs जो रिक्वायर्ड हैं इस डिज़ीज़ से बचने के लिए, उनकी डिमांड में भी हमने इजाफा देखा, साइमल्टेनियसली प्राइस भी इंक्रीज़ कर रही थी। तो ये सारी गुफ्तगू हमने पिछली लेक्चर 6 के अंदर हमने की थी। आज हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम सेकंड इकोनॉमिक एजेंट को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हमने प्रोड्यूसर्स कहा था। जिस तरह कंज्यूमर्स जो बायर होते हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं, इसी तरह से प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम सप्लायर कहते हैं, और वो सप्लाई को क्रिएट करते हैं। सप्लाई बिल्कुल उसी पैटर्न पे आएगी जिस पैटर्न पे हमने डिमांड को डिस्कस किया था, लेकिन सप्लाई को आप समझ लें कि ये डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। चलें आइए हम देखते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट है। सबसे पहले नंबर पे सप्लाई को क्रिएट करने के लिए इन तीनों कंडीशंस का साइमल्टेनियसली फुलफिल होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर नज़र आ रहा है विश टू सेल। और अगेन विश टू सेल का मतलब यहाँ पे रैशनैलिटी है। खाली बायर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो रैशनल हों, सप्लायर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो रैशनल हों। उन्हें उस प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि ये प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले मार्केट में कितने बायर्स हैं, इस प्रोडक्ट के बनाने वाले मार्केट में और कितने प्रोड्यूसर्स हैं और कितने कंपेटिटर्स हैं, इस प्रोडक्ट का बाकी कंपेटिटर की निस्बत साइज़ क्या होना चाहिए, टेस्ट क्या होना चाहिए, फैशन क्या होना चाहिए, प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है अगर ये सप्लायर को अवेलेबल होगी तो हम कहेंगे कि द सप्लायर, द एंटरप्रेन्योर और द प्रोड्यूसर
वांट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिल्कुल उसी टोकन के ऊपर हम ये देखते हैं कि खाली रैशनैलिटी से हम सप्लाई क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे ज़रूरी है, डैट इज़ एबिलिटी टू सेल, पावर टू सेल। और पावर टू सेल का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स के पास सफिशेंट रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। और वो सफिशेंट रिसोर्सेज क्या हैं, मैंने शुरू के लेक्चर में तज़किरा किया था, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स को, एंटरप्रेन्योर को, सप्लायर के पास लैंड अवेलेबल होनी चाहिए। एक पीस ऑफ लैंड होगी, उसके ऊपर बिल्डिंग होगी, देन वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। देन उसके पास लेबर होनी चाहिए, उसके पास कैपिटल होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, द नॉलेज ऑफ हाउ टू रन द बिजनेस। ये रिसोर्सेज जो मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनका मैंने पहले भी तज़किरा किया था, अगर ये अवेलेबल होंगे तो देन हम कहेंगे कि द प्रोड्यूसर हैज़ पावर टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है कि रीजनेबिलिटी, यानी रीज़नेबल प्राइस, अप्रोप्रिएट प्राइस होनी चाहिए मार्केट में। अगर मार्केट में सप्लायर को अप्रोप्रिएट प्राइस नहीं मिलेगी तो वो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं करेगा। इनफैक्ट वो क्या करेगा, वो उसे स्टॉक कर लेगा। तो सप्लाई और स्टॉक में यही फ़र्क है। अगर रैशनैलिटी हो, रिसोर्सेज हो और अप्रोप्रिएट प्राइस भी हो तो प्रोड्यूसर उस चीज़ को बना के मार्केट में सप्लाई कर देगा। उसे सेल या सप्लाई कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। और अगर उसकी रैशनैलिटी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन अप्रोप्रिएट प्राइस नहीं है, तो सप्लाई एटलीस्ट नहीं हो सकती, वो स्टॉक बन जाएगा। जो कि आपको याद होगा कि जब मैंने प्रोड्यूसर्स को डिस्कस किया था शुरू के लेक्चर्स में, तो उसमें मैंने आपको थर्ड टाइप बताई थी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, उसको स्टॉक करके वेट करते हैं कि मार्केट में जैसे ही उसकी प्राइस ओवरशूट करती है तो वो उसी स्टॉक में से मटीरियल को निकाल के वो मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं और उससे वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है। कंडीशंस यहाँ पे भी 3 हैं सप्लाई की। तो अब हमने पढ़ना है लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि हम सप्लाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम सप्लाई के साथ साथ लॉ ऑफ सप्लाई में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई डेफिनेशन या कोई थ्योरी जब रियलिटी में प्रूव हो जाती है तो उसे हम लॉ कहते हैं। तो ये बड़ा लॉजिकल कन्विंसिंग है कि दुनिया का हर प्रोड्यूसर की यही ख्वाहिश है कि वो चीज़ें बनाए, रिसोर्सेज के साथ बनाए और मार्केट में वो हाई प्राइस पे जाके उसे सेल करे। तो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है लॉ ऑफ सप्लाई की, दैट द लॉ ऑफ सप्लाई सजेस्ट दैट ceteris paribus, which means the other factors has to remain constant. The nexus between price and quantity supply is positive. अब ये बिल्कुल उलट डेफिनेशन है, डिमांड में नेगेटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव है। क्यों? द पॉजिटिव एसोसिएशन मीन्स दैट एज प्राइस गोज अप द क्वांटिटी सप्लाई गोज अप, वेयर एज प्राइस गोज डाउन द क्वांटिटी सप्लाई आल्सो गोज डाउन। इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसकी जस्टिफिकेशन इस तरह से है, द रीजन बिहाइंड द पॉजिटिव रिलेशन इज द इनकम इफेक्ट, because as price increases then the goods and services becomes profitable for the producers to produce and sell, so that their supplying power increases, they produce more and more to have more revenues and profits। यानी इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज करेगी तो हर प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा और मार्केट में सेल करेगा, ताकि राइजिंग प्राइस से उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और जितना प्रॉफिट इंक्रीज़ होता चला जाएगा, इनकम इफेक्ट उतना इंक्रीज़ होता चला जाएगा और उतनी उस गुड्स एंड सर्विसेज को मोर एंड मोर प्रोड्यूस करने की जो पावर है, जो रिसोर्सेज हैं, वो इंक्रीज़ होते चले जाएंगे और प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होता चला जाएगा। प्रॉफिट्स की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, डेट फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जिसे हम सेल्स कहते हैं, माइनस टोटल कास्ट, जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं। जारी बात है, चीज़ों को बनाने के लिए लैंड यूज़ हुई है, उसका रेंट पे करना है, लेबर यूज़ हुई है, उनको वेजेस एंड सैलरीज पे करनी है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसमें बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट हैं,
प्लांट एंड मशीनरी को ऑपरेट करने की कास्ट है, उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स हैं, ये सारी कॉस्ट पे करने के बाद अगर उसकी सेल्स उसके कॉस्ट से ज़्यादा होंगी तो फर्म को प्रॉफिट होगा। अब ये बिल्कुल उलट है, कंज्यूमर्स की ये कोशिश होती है कि प्राइस कम हो ताकि उनकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ करे, और सप्लायर्स या प्रोड्यूसर की ख्वाहिश है कि उनके लिए प्राइस इंक्रीज़ हो ताकि उनकी रेवेन्यू ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, उनकी सेल ज़्यादा हो या सप्लाई ज़्यादा हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। कंज्यूमर्स को लो प्राइस चाहिए तो लॉ ऑफ डिमांड बनता है, और प्रोड्यूसर्स को हाई प्राइस चाहिए तो लॉ ऑफ सप्लाई बनता है। अब इस पूरी थ्योरेटिकल स्टोरी को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली देख लेते हैं। अगेन उसी तरह से आपको स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रहा है, एक स्केड्यूल नज़र आ रहा है जिसे सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं। इसके 3 कॉलम हैं। नंबर 1 इज़ प्राइस विच इज़ इन रुपीज़, नंबर 2 क्वांटिटी सप्लाइड विच मे बी इन यूनिट्स, एंड नंबर 3 द पॉसिबल कम्बिनेशंस। अब 2 कम्बिनेशन है, एक ए कम्बिनेशन, एक बी कम्बिनेशन। ए कम्बिनेशन पे देखें कि प्राइस 2 रुपीज़ है किसी भी प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट है वो यूनिट्स के अंदर है। अब 2 प्राइस पे आप गौर करें तो सप्लाई है 4 यूनिट, इसे कहते हैं ए कम्बिनेशन। जैसे ही प्राइस में इंक्रीज़ आया यानी प्राइस डबल हो गई, 2 से 4 पे चली गई, तो अब क्या होगा, पहले प्रोड्यूसर्स को 4 यूनिट बनाने के लिए 2 रुपये मिल रहे थे मिसाल के तौर पे, अब उसे 4 मिलेंगे तो वो क्या करेगा, पहले से ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे मिलने से उसकी रेवेन्यू ज़्यादा होगा, उसकी सेल ज़्यादा होगी, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अब देखें कि वो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है या मार्केट में सेल कर रहा है, तो ये बी कम्बिनेशन है। सो 2 में भी इंक्रीज़ आया डबल का 4, और 4 यूनिट्स में इंक्रीज़ आया डबल का 8। अगर इसी टेबल को, जो सप्लाई टेबल या सप्लाई स्केड्यूल है, जो पॉजिटिव एसोसिएशन बता रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई की, इसे हम अगर ग्राफिकली प्लॉट करें तो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है कि वाई एक्सिस पे अल्फ्रेड मार्शल ने प्राइस मेंशन की है विच इज़ इन रुपीज़, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड मेंशन की है विच इज़ इन यूनिट्स। और ए कम्बिनेशन पे 2 प्राइस के साथ 4 क्वांटिटी सप्लाई है जो कि हमने डिमांड टेबल में देखा, और बी कम्बिनेशन के ऊपर 4 प्राइस जो कि प्राइस में इंक्रीज़ आ गया है, उस 4 प्राइस के साथ क्वांटिटी सप्लाई 8 यूनिट है। चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए आपको सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग नज़र आ रही है। सो डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहें तो सप्लाई कर्व इज़ ए कर्व विच शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज़ नोन एज सप्लाई कर्व। इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, वो डाउनवर्ड नहीं है डिमांड की तरफ। इसी डायग्राम को आप एरोज की सेंस में भी देख सकते हैं बेटर व्यू लेने के लिए, कि देखें वाई एक्सिस का जो एरो है वो भी अपवर्ड है फ्रॉम 2 to 4 रुपीज़, और एक्स एक्सिस का जो एरो है वो भी अपवर्ड है और या राइटवर्ड है फ्रॉम 4 to 8 यूनिट्स। अब इसमें समझने के लिए बड़ी आसान है कि एक्स एक्सिस में जो नंबर में इंक्रीज़ है वो राइट साइड पे आता है, और वाई एक्सिस में नंबर में इंक्रीज़ अपवर्ड साइड पे आता है। इसे 2 डायमेंशन स्पेस कहते हैं, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, तो दोनों का रिलेशन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो वंस एंड फॉर ऑल याद रखिएगा कि क्वांटिटी सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का अगर पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहें। अभी हमने अपनी यहाँ तक की डिस्कशन में अदर फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि सप्लाई के प्राइस के अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने ये कहा कि वो सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। उनके कांस्टेंट के रहते हुए लॉ ऑफ सप्लाई ये कहती है कि एज प्राइस गोज़ अप द क्वांटिटी सप्लाई आल्सो गोज़ अप, एंड एज प्राइस गोज़ डाउन द क्वांटिटी सप्लाई आल्सो गोज़ डाउन। तो दोनों साइडों से वन वे और दी अदर वे रिलेशन डायरेक्ट है, रिलेशन पॉजिटिव है, रिलेशन जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अब हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स। क्या प्राइस के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं? जी, उनको हम कहते हैं सेटरस पेरिबस, अदर फैक्टर्स, नॉन प्राइस फैक्टर्स और माइनर फैक्टर्स। उन अदर फैक्टर्स में सबसे पहले नंबर पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है नंबर ऑफ़ सेलर्स।
अब सप्लाई में इंक्रीज नंबर ऑफ सेलर से भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर किसी मार्केट में कोई एक प्रोड्यूसर है, चलें आइसक्रीम कोन्स की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में, अगर आपके टाउन में, अगर आपके विलेज में एक सप्लायर है जो आइसक्रीम कोन बना रहा है, तो मार्केट में सप्लाई कम होगी, क्योंकि मार्केट में तो सिर्फ एक ही सप्लायर है। अगर 2 सप्लायर आ जाएं तो मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर 3 सप्लायर आ जाए मार्केट में सप्लाई और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप एग्जांपल लें डिटर्जेंट्स की, आप एग्जांपल लें सोप की, आप एग्जांपल लें टूथपेस्ट की, आप एग्जांपल लें लैपटॉप्स की, आप एग्जांपल लें मोबाइल फ़ोन्स की। तो आप गौर करें कि मार्केट में इन चीज़ों के कितने सप्लायर हैं। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लायर होंगे, मार्केट में जब बहुत ज़्यादा शॉप्स होंगी, मार्केट में जब बहुत ज़्यादा रिटेलर और होल सेलर्स होंगे, तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी। अब सप्लाई में इंक्रीज़ प्राइस के इंक्रीज़ की वजह से नहीं, बल्कि नंबर ऑफ सेलर्स के इंक्रीज़ की वजह से। आई होप आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी। सेकंडली आप देखें इनपुट प्राइस है। इनपुट प्राइस जिसे हम कॉस्ट कहते हैं। अब इनपुट प्राइस क्या है? ये वो प्राइस है जो प्रोड्यूसर ने पे करनी है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में लैंड का रेंट डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? मिसाल के तौर पे एक प्रोड्यूसर पहले मार्केट में किसी एक पीस ऑफ लैंड का 10,000 रेंट पे कर रहा था, अब वो 8,000 रेंट पे कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में रेंट डिक्रीज़ हो गया। तो जैसे ही मार्केट में रेंट डिक्रीज़ होगा, प्रोड्यूसर की कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगी, और कॉस्ट के डिक्रीज़ होने से प्रॉफिट मार्जिन जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो मार्केट में सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जाहिर बात है, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ने वो प्रॉफिट खर्च तो नहीं कर लेना, उसने उसे री इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर। तो जब वो री इन्वेस्ट करेगा तो पिछले माह की निस्बत या पिछले साल की निस्बत 2,000 की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो मार्केट में सप्लाई और प्रॉफिट और रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर बैंक जो हैं, जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% से भी कम हो गया। जो कैपिटल आप बैंक से ले रहे हैं, पहले बैंक आपको 10% इंटरेस्ट मिसाल के तौर पे चार्ज कर रहा था, अब वो आपको 6% चार्ज कर रहा है। उसने 4% आपको रिलैक्सेशन दे दी है। तो इसका मतलब है कि वो जो डिफरेंस है वो फ़ायदा है। फ़ायदा इस सेंस में कि कास्ट कम हो गई है। जब कास्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर वर्कर्स की सैलरीज कम हो जाए, वर्कर्स की वेजेस एंड सैलरीज कम हो जाएं, उस सूरत में भी कास्ट डिक्रीज़ हो जाएगी और फर्म के प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएंगे। और एक अहम बात आप गौर करें कि यहाँ पे मेजर फैक्टर में चेंज नहीं आ रहा, बल्कि अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट पॉलिसी और टैक्सेस। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के टैक्सेस कम कर दे, जीएसटी अगर गवर्नमेंट कम कर दे, जनरल सेल टैक्स, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स को पहले ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था यूटिलिटी बिल के ऊपर, अब वो कम पे करेगा। ये रिसेंटली पीटीआई की गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम किए हैं कमर्शियल रेट्स के ऊपर। या आपने ये भी देखा है कि उन्होंने कमर्शियल लेवल के ऊपर 10,000 रुपीज़ की सब्सिडी दी है, जो कि आई थिंक अक्टूबर तक थी, कि अक्टूबर तक 10,000 का रिलीफ है प्रोड्यूसर्स को, शॉपकीपर्स को, रिटेलर्स को, कि हर माह उनका जो बिजली का बिल आएगा उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो उन्हें रिलैक्सेशन होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो इस सूरत में क्या होगा? प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और उनकी प्रोडक्शन या सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज, आपने देखा होगा कि सीज़न के चेंज होने से प्रोडक्शन चेंज हो जाती है। अब आप देखें कि एयर कंडीशन की प्रोडक्शन समर में और है, विंटर में और है। क्योंकि समर में एयर कंडीशन की डिमांड ज़्यादा है, तो रैशनैलिटी यही है कि प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज़्यादा नंबर ऑफ एयर कंडीशंस को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यही प्रोडक्शन विंटर के सीज़न में क्या हो जाएगी? ज़ीरो तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो इन्वर्टर या एसी डीसी के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, कम हो जाएगी। बहरहाल आइसक्रीम कोन्स, उसकी प्रोडक्शन विंटर में कम है, समर में ज़्यादा है। गारमेंट्स, उनकी जो गर्म लिबास है आपका, उनकी प्रोडक्शन समर में कम है, विंटर में ज़्यादा है। तो क्लाइमेट चेंज भी प्राइस के अलावा, गवर्नमेंट पॉलिसी के अलावा, इनपुट प्राइस के अलावा, नंबर ऑफ सेलर्स के अलावा सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी सप्लाई को पॉजिटिवली काज कर सकती है। अगर एक प्रोड्यूसर ने एक बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर दी है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट से क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। ज़ाहिरी बात है, अगर 10 मज़दूर कोई 10 चीज़ें बना रहे हैं एक दिन में, तो जब मशीन आएगी तो वो मशीन क्या करेगी, 9 मज़दूरों की जगह ले लेगी। अब उस मशीन को एक मज़दूर चला रहा है और वो मशीन क्या करेगी, हो सकता है एक दिन में 100 चीज़ें बना रही हो। तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव करने से एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, इन्वेंशंस और इनोवेशंस होंगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में और ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट में और उसकी री इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। और इसी तरह से सब्सिडी क्या है, ये प्राइस रिलीफ है जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने किसानों को कहा कि हम आपको ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए कर्जा देंगे, हम आपको हार्वेस्टर ख़रीदने के लिए कर्जा देंगे, हम आपको थ्रेशर ख़रीदने के लिए कर्जा देंगे, हम आपको फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और सिंकिंग ऑफ ट्यूबवेल इंस्टॉल करके देंगे। उससे क्या होगा, उनकी कास्ट कम हो ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो और फर्म को या प्रोड्यूसर्स को या किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इसके अलावा और बहुत सारे इनफाइनाइट फैक्टर्स हैं जिन्हें हम अदर फैक्टर्स, माइनर फैक्टर्स या सिट्रस पैरिबस कहते हैं लैटिन वर्ड के अंदर। ये सारे फैक्टर्स हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को अदर देन प्राइस काज कर सकते हैं। लेकिन हमने इससे पहले डिस्कशन में ये कहा था कि ये सारे अदर फैक्टर्स, ये 6 के 6 अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये चेंज हो सकती है। तो थोड़ा सा कंक्लूड कर लें एटसेट्राज में, that it is stated that when all other factors of law of supply changes, then the supply responds accordingly, meaning that positively as well as negatively। कहने का मतलब ये है कि जब सारे के सारे अदर फैक्टर चेंज होंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई चेंज होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ जाएं, सप्लाई बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सप्लायर कम हो, सप्लाई कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी आ जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी चली जाए या पुरानी हो जाए तो सप्लाई कम हो जाएगी। सब्सिडी मिल जाए, सप्लाई बढ़ जाएगी, सब्सिडी ना मिले, सप्लाई कम हो जाएगी। टैक्सेस कम हो, सप्लाई बढ़ जाएगी, टैक्सेस ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो जाएगी। एफिशिएंसी इंप्रूव हो, सप्लाई बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव ना हो, सप्लाई कम हो जाएगी। रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस एंड सैलरीज कम हो तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा हो तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो यानी ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली हर तरह से काज कर सकते हैं। अब हम इसमें एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि सप्लाई प्राइस के फैक्टर से भी चेंज हो सकती है, अदर फैक्टर से भी चेंज हो सकती है। अगर प्राइस फैक्टर से चेंज हो तो उस सप्लाई को क्वांटिटी सप्लाई कहेंगे, अगर अदर फैक्टर के चेंज होने से सप्लाई चेंज हो तो उसे हम सिंपली सप्लाई कहेंगे। ये वही डेफिनेशन है जो हमने डिमांड में डिस्कस की थी। डेफिनेशन पढ़ लें, दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू मेजर फैक्टर, देन सच ए चेंज इन सप्लाई विल बी नोन एज चेंज ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, एंड व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू other factors or minor factors or ceteris paribus, then such a change in supply will be known as change of simply supply। और ग्राफिकली अगर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज हो रही है तो उसे मूवमेंट अलोंग द कर्व कहेंगे, अगर अदर फैक्टर के चेंज होने से सप्लाई चेंज हो रही है उसे शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स कहेंगे। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। डेफिनेशन देख लें, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू मेजर फैक्टर, देन मूवमेंट अलोंग द कर्व इज रिकॉर्डेड, वेयर एज व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, देन शिफ्टिंग ऑफ द कर्व्स आर रिकॉर्डेड। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा हम ग्राफिकली देख लेते हैं। सप्लाई कर्व आपको एस के साथ नज़र आ रही है, मैं पूरा लिख देता हूँ, सप्लाई कर्व। जिसे एस के साथ, कैपिटल एस के साथ भी डिनोट करते हैं। अब वही जो हमने सप्लाई स्केड्यूल डिस्कस किया था, ये इस सब को आप ग्राफ के ऊपर जब हमने प्लॉट कर दिया था
तो अगर सप्लाई में इंक्रीज़ आ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, तो आप ए से, जो बिलो ए लिखा हुआ है, इस बिलो ए पॉइंट से आप अपर बी पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएंगे। यानी इस ए पॉइंट से, ये वाला जो ए पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, इस ए पॉइंट से आप शिफ्ट कर रोटेट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे इस बी पॉइंट के ऊपर। और जब प्राइस कम होगी, ये एरो से भी आपको नज़र आ रहा है, ये दो एरोज जो नज़र आ रही हैं आपको, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इस ए पॉइंट से, पहले वो 4 यूनिट बना रहा था, अब वो क्या करेगा, 2 यूनिट बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि प्राइस 4 से 2 पे आ गई। तो इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। यू विल मूव इधर फ्रॉम लोअर ए पॉइंट टू अपर बी पॉइंट व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, और यू मे मूव फ्रॉम लोअर ए पॉइंट, अपर ए पॉइंट टू लोअर बी पॉइंट डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जहाँ पे भी रोटेट करेगी, तो ये डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव ही रहेगी। ये आपको एरो से भी नज़र आ रहा है, पहली एरो अपवर्ड है तो दूसरी एरो भी अपवर्ड है, पहली एरो डाउनवर्ड है तो दूसरी एरो भी डाउनवर्ड है टूवर्ड जीरो एक्सिस। ये है मेजर फैक्टर में जब चेंज आएगा। अब अदर फैक्टर में क्या होगा? अदर फैक्टर में आप देखें कि सप्लाई कर्व जो पॉजिटिवली स्लोप्ड थी, जो S1 पे आपको नज़र आ रहा है, इस S1 पे सप्लाई कांस्टेंट थी। अब अदर फैक्टर के चेंज होने से सप्लाई लेट सपोज इंक्रीज़ हो गई, तो जब ये इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई अपनी कर्व से, जो उसकी ओरिजिनल S1 कर्व थी, उससे वो शिफ्ट होके S2 पे चली जाएगी, जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसे कहते हैं सप्लाई शिफ्ट राइटवर्ड व्हेन अदर फैक्टर चेंजेस। और अगर सप्लाई अदर फैक्टर के चेंज होने से कम हो रही है तो ये S3 पे शिफ्ट हो जाएगी। इसे कहेंगे द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो डिमांड में भी डिमांड में भी जो डिमांड कर्व थी वो अदर फैक्टर से राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही थी। सप्लाई में भी जो कर्व है वो अदर फैक्टर के चेंज होने से राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही थी। डिमांड के अदर फैक्टर और था, सप्लाई के अदर फैक्टर्स और हैं। सो टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच।